Hello student. So today we will discuss about reduced ambient air refrigeration system. Now here where it is used for exceptionally high speed aircraft refrigeration system, aircraft cooling system. Now here we can see that initially air enter at 0 point, it get compressed because of some ramming process. So here at point 1, but at point 1 we have a high temperature, so it is not useful to use directly for cooler. बराबर ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसको हम कूलिंग के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पे एयर का टेम्परेचर उतना लो नहीं होगा. ये जो 1 पॉइंट पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसको पहले हमें कूल करना पड़ेगा. तो कूल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक टरबाइन हम यूज़ करते हैं. वही एक चेंज है कि यहाँ पे एयर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको कूल करने के लिए क्या यूज़ कर दिया हमने, एक टरबाइन यूज़ किया. टरबाइन यूज़ करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा. तो वो एयर को हम कहाँ से पास करेंगे, या कूलर में से पास करेंगे. उसके बाद वो एयर कहाँ पे जाएगी, एयर को मूव कर मतलब सर्कुलेशन करवाने के लिए यहाँ पे फ़ैन भी हम यूज़ करते हैं. बराबर. तो डिफरेंस कितना है कि पहली वाले सिस्टम में हम डायरेक्टली ये रैम एयर कूलर में सप्लाई कर देते थे डायरेक्टली, क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता था. मगर यहाँ पे एयर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या कर दिया हमने, एक टरबाइन यूज़ कर दिया. टरबाइन की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तो कम होने की वजह से हम उसको कूलर में सप्लाई कर सकते हैं ये एयर को, इसलिए हमने पहले टरबाइन यूज़ कर दिया. तो ये हमारा एक्सपांडर हो गया एक. अब क्या है देखो, अब मेन सिस्टम पे चले जाएंगे. तो पहले रैमिंग हो गया, रैमिंग के बाद क्या होगा, कॉम्प्रेस हो गया ये कॉम्प्रेसर 1 में. उसके बाद क्या होगा, कूलर में कूल हो गया. कूलर के बाद एयर कहाँ पे जाएगी, हमें पता है कहाँ पे जाएगी, कूलर के बाद एयर जाएगी टरबाइन में. और टरबाइन के बाद एयर कहाँ पे जाती है, हमें पता है कहाँ पे जा रही है, कैबिन. और कैबिन के बाद एयर कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में. बराबर है. ये हो गया हमारा टरबाइन. तो देखो टरबाइन का पावर जो है वो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ़ैन को रोटेट करना है, और दूसरा एक टरबाइन जो है वो भी रोटेट होता है. तो यहाँ पे ये टरबाइन भी रोटेट होता है और ये टरबाइन भी रोटेट होता है. तो दोनों का पावर यहाँ पे किसको मिल रहा है, यहाँ पे दोनों का पावर जो है वो फ़ैन को मिल रहा है. फ़ैन को रोटेट करवाने के लिए हम ये पावर यूज़ करते हैं. क्लियर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो ओनली वन चेंज इज़ दैट हियर वी आर यूजिंग वन एक्स्ट्रा टरबाइन. तो यहाँ पे टी एस डायग्राम में क्या चेंज आएगा, टी एस डायग्राम जो है, देखो पहले क्या हो गया, रैमिंग हो गया 0 to 1. उसके बाद क्या हो गया, कॉम्प्रेसर हो गया 1 to 2. उसके बाद हो गया कूलर 2 to 3. उसके बाद हो गया टरबाइन में एक्सपांडर 3 to 4. और उसके बाद 4 to 5. यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि चेंज जो है वो रैम एयर में है, तो वो टी एस डायग्राम में दिखेगा नहीं. बराबर ना. देखो ये हो गया रैमिंग प्रोसेस, ये हो गया हमारा कॉम्प्रेसर प्रोसेस, ये हो गया हमारा कूलर प्रोसेस. कूलर के बाद हो गया हमारा एक्सपांडर टरबाइन प्रोसेस, एक्सपांडर, और उसके बाद ये हो गया हमारा कैबिन वाला. तो देखो यहाँ पे टी एस डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि चेंज हम कहाँ पे, यहाँ पे हमने चेंज कहाँ किया है, ये सिस्टम में जो साइड में रैम वाली जो सिस्टम है उसमें थोड़ा एक टरबाइन हमने ऐड कर दिया है, वही चेंज है. तो वो टी एस डायग्राम में दिखेगी नहीं. तो यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं 1 to 2. कूलर के बाद क्या होगा 2 to 3. टरबाइन के बाद 3 to 4. कैबिन के बाद 4 to 5. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा टी एस और स्केमेटिक डायग्राम. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. So thank you all for listening me.